आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी रीडिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में कहां बनाया गया? तो देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में लार्जेस्ट रीडिंग के लिए भारत के एसपी कॉलेज पुणे में बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने एसपी कॉलेज में 14 दिसंबर 2023 को सबसे बड़ी रीडिंग कंपटीशन या सबसे बड़ी जो रीडिंग गतिविधि है उसके लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की हाल ही में सराहना की है। यहाँ पर देखिए, एक साथ 3066 माता पिता ने एक कहानी या स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपने बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बच्चों को एक साथ पढ़ाया है। तो यही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीडिंग, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाल ही में दर्ज की गई। कहां पर बनी है? तो एसपी कॉलेज पुणे में बनी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की है। अब यहां पर देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, इस रिकॉर्ड की बात करें तो 1955 में संयुक्त रूप से नॉरिस और रॉस मैकविंटर ने मिलकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रकाशित करने की शुरुआत की थी। जब इसकी शुरुआत की गई थी 1955 में, तब इसे गिनीज पब्लिशिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 1999 में इसका नाम बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर दिया गया। अब ये तो बात हो गई वर्ल्ड लार्जेस्ट रीडिंग की। इसके अलावा भी देखिए, काफी सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भारत में बने हैं। इनमें से एक बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश मारने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है। इसी साल देखिए 14 अप्रैल 2023 को भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बैडमिंटन में 565 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से एक स्मैश लगाया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे तेजी से लगाया गया स्मैश है। इसके अलावा मिट्टी के दिए जलाने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है। आप सभी जानते हैं, अयोध्या में दिवाली के उत्सव पर 2023 में इसके अलावा सर्वाधिक मिट्टी के दिए जलाने का रिकॉर्ड भी इंडिया के ही नाम है। हाल ही में अयोध्या में दिवाली के अवसर पर 2023 में एक साथ 22,23,000 से अधिक दिए जलाकर इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत ने अपने नाम किया। तो वैसे तो काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं भारत के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये दो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा लार्जेस्ट रीडिंग का जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो भी भारत ने अपने नाम किया है और यह रिकॉर्ड भारत के एसपी कॉलेज पुणे में बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एक्टोसाइड गोलियां खबरों में रही। इन गोलियों का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो एक्टोसाइड गोलियों की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका उपयोग पेल्विक कैंसर के केस में किया जाता है। आंसर पेल्विक कैंसर हो जाएगा। देखिए, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और बेंगलुरु स्थित IDRS लैब्स के वैज्ञानिकों ने पेल्विक कैंसर के इलाज के लिए एक्टोसाइड टैबलेट्स को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। देखिए, हाल ही में भारत की संस्था बार्क, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एडवांस सेंटर फॉर ट्रेनिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस कैंसर के केस में रेडियोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रायोरिटी के साथ IDRS लैब्स के साथ एक्टोसाइड टैबलेट के निर्माण के लिए समझौता किया है। देखिए, पेल्विक कैंसर के केस में एक्टोसाइड गोलियों का जो परिणाम है बहुत ही पॉजिटिव देखा गया है फ्रेंड्स। अगर इन गोलियों को, इन टैबलेट्स को व्यापक रूप से बनाया जाता है और पेल्विक कैंसर के जो पेशेंट है उन्हें दिया जाता है, तो उनमें जो रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है, जो सर्जिकल रिमूवल प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, जो कि पीड़ादायक भी होती है, तो इसे समाप्त किया जा सकता है, इस प्रोसेस को समाप्त किया जा सकता है और उसकी जगह इस पर्टिकुलर टैबलेट से भी काम चल सकता है। तो एक्टोसाइड टैबलेट पेल्विक कैंसर के रोकथाम में बहुत ही सहायक है, इसके इलाज के लिए सहायक है। इस टैबलेट के देखिए जनवरी 2024 तक बाजार में या मार्केट में आने की उम्मीद है। हाल ही में एक्टोसाइड टैबलेट को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भी मंजूरी प्रदान की थी। तो एक्टोसाइड टैबलेट किस बीमारी के इलाज के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, तो पेल्विक कैंसर के केस में एक्टोसाइड टैबलेट्स का यूज किया जाता है। इसके बाद आइए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखिए, पर्टिकुलर कैजुअली इस पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति को पीस, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट के लिए कार्य करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पर्टिकुलर एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इस ट्रस्ट का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है फ्रेंड्स। इसके द्वारा देखिए 2 लोगों को 2023 के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक है शास्त्रीय पियानो वादक जिनका नाम है डेनियल बेरनबोइन, और फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता है जिनका नाम है अली अबू अवाद। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आंसर सी हो जाएगा। इन दोनों को ही देखिए इजराइल फिलिस्तीन के मध्य जो संघर्ष चल रहा है उसके अहिंसक समाधान देने के लिए और इजराइल और अरब दुनिया के जो युवा हैं उन्हें एक साथ लाकर शांति स्थापित करने में उनका जो असाधारण योगदान है उसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इसके लिए जो इंटरनेशनल ज्यूरी थी जिन्होंने नाम पर अपनी सहमति जताई है, चर्चा की है, उसमें जो अध्यक्ष थे वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर को ही बनाया गया था। तो डेनियल और अली अबू अवाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 1986 में इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसकी पूरी वैल्यू 2.5 मिलियन भारतीय रुपए है फ्रेंड्स। यह नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। सभी डिटेल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2022 में यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, भारत में जो कोविड-19 के योद्धा थे, जितने भी नर्सेस थी, जितने भी चिकित्सक थे, डॉक्टर्स थे, उनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार 2022 के लिए प्रदान किया गया था। तीसरे पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तीसरा पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में ऑथर अरुंधति रॉय को दिया गया। आंसर ए हो जाएगा। यहां पर देखिए, पी गोविंदा पिल्लई की बात करें, जिनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक है फ्रेंड्स। इनकी स्मृति में पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि इस साल तीसरा एडिशन था, यह अरुंधति रॉय को दिया गया है। आप सभी जानते हैं अरुंधति रॉय भारतीय मूल की लेखिका है फ्रेंड्स। इनका उपन्यास काफी फेमस हुआ है, जिनका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास के लिए अरुंधति रॉय को 1997 में मैन बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस तरह से जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की बुक है फ्रेंड्स, ये गैर प्रवासी भारतीय लेखक की सबसे अधिक बिकने वाली भारतीय किताब है। इसके अलावा अरुंधति रॉय को उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 45 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया था। और अब तीसरा पी गोविंदा पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से अरुंधति रॉय को 2023 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज आक्रमणकारी जहाज है? तो देखिए, इन चारों में से फास्ट अटैक पनडुब्बी या शिप की बात करें तो ये INS तारमुगली है। आंसर ए हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसके पहले INS वागीर, INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। और अब इसी सीरीज की प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS तारमुगली को भी भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जो कि इस सीरीज में सबसे तेज आक्रमणकारी जहाज है। INS तारमुगली को भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया। इसे देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की इस 5वीं पनडुब्बी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्पीड 30 समुद्री मील प्रति घंटे से भी अधिक है। इसका नाम अंडमान समूह पर स्थित एक द्वीप के नाम पर INS तारमुगली रखा गया है। 320 टन की INS तारमुगली की लंबाई 48 मीटर है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की यह 5वीं पनडुब्बी है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वर्तमान में देखिए, अफीम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री की बात करें तो यह बन गई है म्यांमार। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए, ड्रग्स एंड क्राइम पर यूनाइटेड नेशन कार्यालय की एक रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स। इसके अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। इसके पहले अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश था, जिसे पीछे छोड़कर अब म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। 2023 में म्यांमार का जो अफीम उत्पादन है फ्रेंड्स, वो 1080 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि अफगानिस्तान का उत्पादन 95% तक गिरकर 330 टन हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तालिबान का वर्तमान में अफगानिस्तान पर शासन है और इसने अफीम की खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। तो इसीलिए म्यांमार अब 2023 में अफीम का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। अफीम नशे की लत वाला गैर सिंथेटिक मादक पदार्थ है, जो कि खसखस के पौधे या पापावर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। अफीम खसखस, मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन जैसे कई नशीले पदार्थों का मुख्य स्रोत है। पूरे वर्ल्ड में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश म्यांमार बन गया है। म्यांमार की कैपिटल नेपिदा है फ्रेंड्स, और म्यांमारी क्यात यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। वालपराई पठार कहाँ स्थित है? तो वालपराई पठार पश्चिमी घाट पर स्थित है फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर यह पठार स्थित है, जो कि स्पेशली तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में आता है। अब खबरों में इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि इस पठार पर हाथी एक वार्षिक प्रवास करने के लिए आते हैं, जो कि नॉर्मली देखिए सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक जारी रहता है। केरल राज्य की तरफ से तमिलनाडु के वालपराई पठार पर
हाथियों का एक बहुत ही बड़ा झुंड या बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में हाथी यहाँ पर वार्षिक प्रवास के लिए आते हैं। यह तमिलनाडु राज्य में एक हिल स्टेशन है जो स्पेशली चाय और कॉफी के बागानों या फिर इलायची के बागानों के लिए भी जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में यह अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है जो इसकी बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाए तो वालपराई प्लेटू पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, और अगर राज्य पूछा जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे आइए, आसियान भारत बाजरा महोत्सव का इनॉग्रेशन किसने किया? आसियान भारत बाजरा महोत्सव का हाल ही में इनॉग्रेशन भारत के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। अर्जुन मुंडा ने हाल ही में नई दिल्ली में देखिए आसियान भारत बाजरा महोत्सव का इनॉग्रेशन किया। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री है और केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। बाजरा और उससे संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनके उत्पाद को बढ़ावा देना, इसके प्रति जागरूकता फैलाना इस महोत्सव को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव का इनॉग्रेशन भारतीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में नई दिल्ली में किया है, जिसमें देखिए भारत के अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया और म्यांमार जैसे अलग अलग एशियाई देशों ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए, बाजरे की खेती को या बाजरा आधारित उत्पादों की खेती को इसलिए प्रोत्साहन दिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि एक तो बाजरे की खेती के लिए कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और सूखे की स्थिति में भी इनकी पनपने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, और ये शरीर के लिए जितने भी आवश्यक विटामिन से पोषक तत्व है उनकी भी बहुत ही इजीली पूर्ति कर देता है। इसीलिए देखिए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने भी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। बाजरे में क्या क्या शामिल है? तो देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी और माइनर मिलेट्स बाजरे में शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर इस फैक्ट को भी नोट कीजिएगा कि इंडिया दुनिया में मोटे अनाजों की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके बाद इनेक्ट साझेदारी कब शुरू की गई थी? तो इनेक्ट पार्टनरशिप की बात करें फ्रेंड्स तो इसे 2022 में शुरू किया गया था। 2022 में COP27 की बैठक मिस्र में आयोजित की गई थी। यहीं पर इनेक्ट पार्टनरशिप को COP27 के सदस्य देशों ने मिलकर लॉन्च किया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में त्वरित जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति आधारित जितने भी सॉल्यूशन हैं, नेचर बेस्ड जितने भी सॉल्यूशन हैं, उनको बढ़ाना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयास करना इनेक्ट पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य था। अब यह सुर्खियों में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 6 नए देश और एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी हाल ही में इनेक्ट पार्टनरशिप में शामिल हुई है। नए भागीदारों में फ्रांस, USA, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान और विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र सहित यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम भी शामिल है। इसकी स्थापना देखिए जर्मनी और मिस्र के साथ मिलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा की गई थी। यह एक संयुक्त साझेदारी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के प्रयास करना और पारिस्थितिक तंत्र को या जैव विविधता को जो नुकसान होते हैं उसे दूर करने का प्रयास करना है। तो इनेक्ट पार्टनरशिप को 2022 में COP27 की बैठक में अपनाया गया था जो कि 2022 में मिस्र में हुई थी। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर 7 जर्सी को हाल ही में BCCI के द्वारा रिटायर कर दिया गया। यह जर्सी किस भारतीय खिलाड़ी की थी? तो बहुत ही इजीली आप बता दोगे, आप सभी जानते हो कि यह MS धोनी की जर्सी थी फ्रेंड्स। MS धोनी का जर्सी नंबर था 7, जिसे हाल ही में BCCI ने हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब अन्य किसी भी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 7 नहीं दिया जाएगा। इसके पहले 2017 में BCCI ने देखिए सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी नंबर 10 थी उसे भी रिटायर किया था। यह एक सम्मान होता है फ्रेंड्स, पहले सचिन तेंदुलकर के लिए दिया गया था और अब जर्सी नंबर 7 को रिटायर करके MS धोनी को BCCI के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। MS धोनी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के देखिए पूर्व कप्तान थे। इन्हीं की कप्तानी में भारत ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता था। इसके अलावा ICC वनडे वर्ल्ड कप 2011 भी MS धोनी की कप्तानी में ही भारत ने जीता था और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब 2013 में इंडिया ने अपने नाम किया था। अब MS धोनी की जर्सी नंबर 7 को BCCI के द्वारा हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 16 दिसंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं और जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो वन लाइनर हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें यहां पर हम मार्च मंथ के वन लाइनर को समझ लेते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव बन गई। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर इंडिया बन गया है 2023 में। 14 मार्च 2023 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मेरी कॉम बनाए गए हैं। 15 मार्च 2023 को रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। 15 मार्च 2023 को स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार
दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चार्ट बन गया है। भारत इस सूची में 8वें स्थान पर है। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया। इसके बाद 16 मार्च 2023 को अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया। 18 मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। और इसके बाद भारतीय रेलवे ने स्वयं को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2030 का रखा है। सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में। जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने 4 प्रोजेक्ट पढ़े थे, उनमें से हिमाद्री अंटार्कटिका में भारतीय परियोजना में शामिल नहीं है। IIT मद्रास ने अमृत प्रौद्योगिकी हाल ही में विकसित की है। प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। पंडित गणपति भट्ट को 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में GPAI शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति यूनिवर्सिटी तेलंगाना राज्य में स्थापित की जाएगी। आगे आइए, 2024 में COP29 शिखर सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जाएगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली नियुक्त किए गए। और लास्ट देखिए, मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार तेलंगाना का हैदराबाद भारत में सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर है। ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। किस अधिनियम के द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है।